सो इट इज रिलेटेड टू द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो अगर हम ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि आज की डेट में अगर देखें तो सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अपडेशन आ गई हैं। अब इसकी वजह से जो बैंक्स का फोकस है वो यहां पर कंप्यूटराइजेशन की तरफ से हो गया। किसकी तरफ हो गया? डाटा प्रोसेसिंग की तरफ से हो गया है इंफॉर्मेशन सर्विसेज की तरफ। यानी कि बैंक्स जो थे पहले वो डाटा प्रोसेसिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, अब वो यहां पर बात करते हैं किसके रिलेटेड? इंफॉर्मेशन सर्विसेज से रिलेटेड बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, किस तरह से बेसिकली वो ज्यादा से ज्यादा कवरेज ले सकते हैं उसके रिलेटेड। ओके, तो यहां पर काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स देखने को मिली है टेलीकम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर्स में, जिसकी वजह से जो बैंक्स है अब यहां पर जो और ज्यादा एप्लीकेशंस हैं उनको यहां पर अडॉप्ट कर पाए हैं एंड फर्दर कंपिटेटिव एडवांटेज ले पाए हैं मार्केट में। एंड उन्होंने यहां पर जो कंसेप्ट था रिलेटेड टू एनीवेयर बैंकिंग, एनी टाइम बैंकिंग, एनी हाउ बैंकिंग, इस चीज को पॉसिबल कर दिया है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की सबसे पहले बात करेंगे रिलेटेड टू द डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। डाटा वेयर हाउसिंग बेसिकली आप इस तरह से समझिए कि जैसे हमारे गडाउन्स होते हैं ना, उसी तरीके से जब हम डाटा को इकट्ठा लगातार करते रहते हैं, यानी कि यूजफुल इंफॉर्मेशन को आप लगातार अपने पास रखते जा रहे हैं, उसको स्टोर करते जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली सेड टू बी डाटा वेयर हाउसिंग। अब डाटा को स्टोर कहां पे करते हैं? डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। डाटाबेस क्या होता है? बेसिकली डाटाबेस में आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर आपके पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं, जिसमें आप डाटा को यहां पर स्टोर करके रखते हैं एक प्रॉपर मैनर के अंडर। ओके, तो क्रिटिकल जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसको यहां पर स्टोर करके रखते हैं, जिसका अल्टीमेटली आप यूज करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? यानी कि जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए मुझे यहां पर अपने क्रेडिट पॉलिसी के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, यानी कि कितना मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूं, या फिर मेरे एनपीए की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ओटीएस की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अब इन सभी चीजों के रिलेटेड अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मेरे पास डाटा होना चाहिए इनके रिलेटेड कि मेरे पास एनपीए कितना है, मेरा ओवरऑल परसेंटेज कितना है, आरएआरओसी कितना है। अब यहां पर ये सभी टर्म्स को हम यहां पर टेक्निकली मैं यहां पर समझाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन थिंग इज कि अब इनको एनालाइज कैसे किया जाएगा। जो भी डाटा मेरे पास अवेलेबल होगा उसके थ्रू मैं यहां पर क्वेरीज लगाऊंगा, जिसके थ्रू मैं यहां पर उसको डाटा को हासिल करूंगा, अपना अपना डिसीजन ले पाऊंगा। तो यहां पर जो डाटा वेयर हाउसिंग है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। एंड फर्दर जिस प्रोसेस के थ्रू हम डाटा को यहां पर क्वेरीज के थ्रू यहां पर डाटा वेयर हाउस से, यानी कि डाटाबेस से यहां पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज सेड टू बी व्हाट? उसे हम कहते हैं डाटा माइनिंग। उसी चीज को हम डाटा माइनिंग कहते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें जो भी डाटा हमारे पास स्टोर होता है डाटा वेयर हाउस के केस में, सो डाटा इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि डाटा किसी ना किसी पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में है, किसी ना किसी पर्टिकुलर लोन कैटेगरी के बारे में है। एंड फर्दर द डाटा इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि डाटा जैसा है वैसा ही बना रहेगा। एंड फर्दर डाटा इज इंटीग्रेटेड एंड नो इनकंसिस्टेंसीज आर देयर, यानी कि आपके पास जो डाटा होगा वो यहां पर इंटीग्रेटेड डाटा है, डाटा की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, डाटा जिस तरह का स्टोर किया गया था वैसा ही डाटा वहां पर आपका स्टोर्ड है। एंड फर्दर जब आप रिट्रीव करेंगे तो जो डाटा आपने एक्चुअल में यहां पर स्टोर किया था वही डाटा आप रिट्रीव कर पा रहे हैं, यानी कि उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। एंड फर्दर उसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। डाटा इज अ टाइम वेरिएंट, दैट इज सिग्निफिकेंटली ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इट इज अवेलेबल। तो वासुदेवन कमेटी ने जो है वो यहां पर उन्होंने रिकमेंड किया था दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा एक डाटा वेयर हाउस यहां पर बनाना चाहिए फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर द डाटा कलेक्टेड अंडर द रेगुलेटरी प्रोविजंस। यानी कि रेगुलेटरी प्रोविजंस के लिए वासुदेवन कमेटी ने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा डाटाबेस बनाना चाहिए फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंस पर्पसेज, जहां पर रेगुलेशन के पर्पज के लिए आपके पास जो डाटा होगा वो यहां पर स्टोर होता है। तो डाटा माइनिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। डाटा माइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास डाटा वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है उसको आप निकाल लेते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली यहां पर पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, या फिर जो रिलेशंस है जो लार्ज डाटाबेस में आप उनको फाइंड आउट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इट। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो रही है? सो डाटा माइनिंग एंड फर्दर डाटा वेयर हाउसिंग इसी चीज से रिलेटेड है। अब उसके बाद बात आती है कि पैटर्न्स हमारे किस काम में आ सकते हैं। देखिए अब यहां पर अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा से हमने यहां पर चंक ऑफ डाटा को निकाला है, क्योंकि बैंक जो है वो करोड़ ऑफ कस्टमर के साथ डील कर रहा है, अब वहां से उनको निकालना है, डाटा को निकालना है, तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं होगी, हमें पैटर्न्स निकालने पड़ेंगे। जैसे कि हमने लेयरिंग का केस किया था जब हम यहां पर बात कर रहे थे रिलेटेड टू द ब्लैक मनी बात कर रहे थे, यानी कि जैसे किस तरह से यहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना है, तो वहां पर पैटर्न्स का पता लगाना है। जब हमने यहां पर प्लेसमेंट की बात की थी तो एक अकाउंट से उसके बाद क्या किया था, लेयरिंग की गई थी, मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की गई थी। अब इन पैटर्न्स को अगर खुद ब खुद निकालने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, लेकिन हम यहां पर डाटा माइनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इन पैटर्न्स को आसानी से यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर हम यहां पर किसी एग्जिस्टिंग मॉडल को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस इन एक्सपोजिंग द पैटर्न्स दैट आर क्रिटिकल टू बिजनेस।
ठीक है, चाहे हमने प्रेडिक्शन करनी है, चाहे हमने इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना है अपने मॉडल की, अपनी प्रॉफिट्स को, एंड फर्दर चाहे हमने मार्केट फोकस को इंक्रीज करना है, चाहे हमें अपनी रिटर्न के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न चाहिए, प्रॉपर हाई रिटर्न चाहिए, इन सभी चीजों के लिए डाटा माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डाटा माइनिंग टेक्निक्स को प्रॉपरली यहां पर डिप्लॉय करते हैं तो बैंक अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हैं, ठीक है, उनको कैपिटलाइज कर सकता है। यानी कि डाटा माइनिंग के लिए, डाटा वेयर हाउसिंग के लिए बैंक जो भी अपना पैसा लगाएगा उसको यहां पर कैपिटलाइज किया जा सकता है, अगर यहां पर प्रॉपरली इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई है यहां पर? काइंडली प्लीज डू कंफर्म द सेम। डाटा माइनिंग एंड डाटा वेयर हाउस जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंड ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। Storage of data in data warehouses and their extraction through the data mining techniques can be applied in, तो कहां पर इनकी एप्लीकेशन बनती है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लोन का रिस्क एनालाइज करना उसके लिए, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस के लिए, एंड फर्दर स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, यानी कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के बेस पर, कस्टमर के डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैंने एनालिसिस करना है, या फिर रिस्क एनालिसिस करना है बाय द इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स। तो काफी ज्यादा वाइड इसकी एप्लीकेशन है। Then it is related to data and message transferring. It is related to data and message transferring. So computers facilitate the processing of data. यानी कि कंप्यूटर्स के थ्रू हम जो डाटा है उसको हम प्रोसेस करते हैं, एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी रहती है उसके थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, यानी कि कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग होगी एंड उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि हम उसे कम्युनिकेट करेंगे ओवर द डिस्टेंसेस। ठीक है, द बैंक्स आर एबल टू रिड्यूस द ऑपरेशनल टाइम इन द डाटा। तो इसी की वजह से आप यहां पर ऑपरेशनल टाइम जो है उसको रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग जो हो रही है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रही है, एंड अब आप यहां पर इंफॉर्मेशन जो है उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसको आप यहां पर लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, दैट इज इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Okay, and further, email is used in sending these structured, unstructured, free format messages. The newer concept of electronic data interchange refers to the transmission of the structured and formatted messages for further analysis and use in the business application. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अब यहां पर डिफरेंट सिस्टम्स यहां डिप्लॉय किए गए हैं। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को समझना है तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कि उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसी फॉर्मेट के हिसाब से जो मैसेजेस हैं वो यहां पर सेंड होंगे, वो यहां पर रिसीव होंगे, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड मैसेज कहते हैं। ठीक है, तो उस टेक्निक का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईमेल की बात करते हैं तो वो यहां पर अनस्ट्रक्चर्ड फ्री फॉर्मेट मैसेज है, यानी कि किसी भी तरीके से आप मैसेज को डिवाइस करके वहां पर भेज सकते हैं। ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, जिसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मतलब क्या? अगर मेरे पास अलग अलग यहां पर ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ए है, बी है, सी है, डी है, तो कितनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां पर क्या सॉफ्टवेयर सेम होंगे? इनके सॉफ्टवेयर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे होगी? तो कुछ एक मैसेजेस के यहां पर इनको फॉर्मेट्स जो है वो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने पड़ते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ये इंटर ऑपरेबिलिटी यहां पर कर पाए, यानी कि एक सिंगल इंस्टीट्यूट जो है वो मल्टीपल यहां पर इंस्टीट्यूट्स को, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पर जो मैसेजेस है, डाटा है, वो यहां पर इंटरचेंज हो पाए। सो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द इंटरचेंज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेटेड डाटा। तो हम यहां पर जो डाटा इंटरचेंज करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहां पर जो डाटा है उसको चेंज करेंगे, ताकि जो कंप्यूटर सिस्टम्स डिप्लॉय है वो यहां पर पहुंच पाए, एंड फर्दर मिनिमल यहां पर मैनुअल इंटरवेंशन हो, यानी कि कम से कम मैनुअल काम हो, जो ज्यादा से ज्यादा काम हो वो ऑटोमेटेड काम हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एंड बैंक्स जो है वो यहां पर ईडीआई को यूज करते आए हैं, चाहे वो स्विफ्ट की बात है, चाहे एनईएफटी की बात है, चाहे आरटीजीएस की बात है। इन सभी केसेस में जहां पर भी इंटरऑपरेबिलिटी दिखती है वहां पर बैंक्स जो है वो ईडीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ईडीआई इज यूजुअली रेफर टू एज अ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ईडीआई को यूजुअली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम यहां पर क्या कर रहे हैं? बेसिकली डाटा को इंटरचेंज कर रहे हैं, जो कि यहां पर मेरे पास कॉमन फॉर्म में डाटा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाटा है। सो ईडीआई डाटा यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट है, वो यहां पर यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है ईडीआई के केस में। यानी कि जो भी हमारे पास सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसमें कम्युनिकेशन के लिए यहां पर ईडीआई के केस में ईडीआई इफेक्ट जो है वो यहां पर क्या है? मेरे पास यहां पर यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। फर्दर
ईडीआई फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड गाइडलाइंस कवरिंग। तो ईडीआई फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हमारे पास गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। किस चीज को रिलेटेड, कौन कौन सी गाइडलाइंस रहती हैं? रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं हम यहां पर इंटरचेंजेबली इन द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन ईच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड रहेगी, क्या वहां पर सीक्वेंस रहना चाहिए, यानी कि कौन सी बिट्स पहले आएंगी, कौन सी बिट्स बाद में आएंगी, उसके रिलेटेड। एंड फर्दर जो इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके क्या क्या मीनिंग रहेंगे। तो ये यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं। तो फॉर्मेटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ ही आप यहां पर इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में वो यहां पर आप कर पाएंगे। तो ईडीआई गाइडलाइंस जो है तो ये इनको हम यहां पर कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही आप यहां पर इंटरऑपरेबिलिटी कर पा रहे हैं, यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वेलप क्या इस्तेमाल होने वाला है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि जो डाटा होता है वो सिंगल फॉर्म में तो नहीं भेजा जाता, उसे पैकेट स्विच डाटा के फॉर्म में भेजा जाता है, यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर उस डाटा को किस यहां पर मीडियम के थ्रू भेजा जा रहा है, एंड वहां पर उसकी व्हीकल क्या है, व्हीकल कहने का मतलब कि डाटा खुद ब खुद नहीं ट्रैवल करेगा, उसने किसी ना किसी सिग्नल के ऊपर ट्रैवल करवाना पड़ेगा। दैट वुड बी एनालॉग सिग्नल, प्रेफरेबली वो एनालॉग सिग्नल होगा। अब उस एनालॉग सिग्नल के ऊपर यहां पर डाटा को यहां पर हमें कवर अप करना पड़ेगा। अब वो डाटा जो होगा उसे यहां पर उस डाटा में क्या फॉर्मेट है, क्या सीक्वेंस है, हमें वो यहां पर चीज देखनी पड़ेगी। ट्रांसमिशन स्पीड क्या है, प्रोटोकॉल्स जिसके थ्रू यहां पर मैसेजेस को भेजा जा रहा है, वो सब चीजें इसमें कवर होती हैं। बट विल बी नॉट बी कवरिंग इन दैट मच डेप्थ। आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूं कि ईडीआई का मतलब क्या है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज रिलेटेड टू कि हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा को इंटरचेंज करना चाहते हैं अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस। उसके लिए हमें यहां पर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी रिसीवर है, जो भी सेंडर है, उसको यहां पर स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हुए डाटा को यहां पर सेंड करना है, ताकि यहां पर डाटा जो है वो दूसरी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी समझा जा सके। एंड फर्दर वहां पर मिनिमम टू मिनिमम यहां पर मैनुअल इंटरवेंशन हो। ओके,